एवरीवन, तो स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं या प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो उसको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। साथ ही उसके की पॉइंट जो उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके आगामी जो भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट का होता है, आरआरबी का है या आरएमएल का एग्जाम होता है, इत्यादि के अंदर मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कैशन डिसीज, ठीक है, इज कॉज्ड बाय कैशन डिसीज जो है वो किससे होती है? कैशन डिसीज दिया यहाँ पर फ्लोराइड डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी या आयोडीन डेफिशिएंसी। फ्लोराइड क्या होता है? एक आयंस होता है, मिनरल्स होता है, जो कि फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी, उसके कारण से क्या होता है? डेंटल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं डेंटल कैरीज। इसका एक और नाम है टूथ डिकेज। टूथ डिकेज हो सकता है। जिंक की अगर बात करते हैं अपन की, जिंक की कमी के कारण से क्या हो सकता है? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण से एक्रोडर्मेटाइटिस, एंट्रोपैथिक, एक्रोडर्मेटाइटिस एंथ्रोपैथिका करके कंडीशन होती है। ये होती है इन्फेंट के अंदर, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर होने की संभावना रहती है। आयोडीन आपको अच्छे से पता है कि आयोडीन जो है वो एक हार्मोन होता है, T3 T4 हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन, उसके सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए जरूरी होता है। यहाँ पर क्या होगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो उसके कारण से कंडीशन होती है गोइटर। गोइटर, ठीक है, गोइटर जो होती है उसके अंदर क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। आयोडीन जो है वो भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल हो जाए। तीनों ऑप्शन जो है वो हमें पता थे, कैंसिल हो गए। अब रहा क्या हमारे पास ऑप्शन जो है वो? सेलेनियम। तो इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा सेलेनियम जो होता है। ठीक, अब सेलेनियम जो होता है वो होता क्या चीज है, पहले ये समझो। तो कैशन डिसीज एक्चुअली है क्या? इंडिया के अंदर कैशन डिसीज जो है उसके होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कैशन डिसीज जो होती है वो एक प्रकार की क्या है? हार्ट की डिसीज कंडीशन है, कार्डियो मायोपैथी। अब नाम से ही आप समझ जाओगे, कार्डियो मतलब हार्ट, और मायोपैथी, मायो मतलब क्या होता है? मायोकार्डियम जो होती है वो, पैथी मतलब डिसीज कंडीशन। तो ये मेनली हार्ट जो है उसकी मायोकार्डियम जो होती है उसमें क्या होता है? हार्डनिंग हो जाती है, स्टेयरिंग हो जाती है। तो ये मेनली हार्ट की मायोकार्डियम जो होती है उसकी डिसीज कंडीशन होती है, जिसमें हार्ट की मसल्स जो होती है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, उसमें क्या होता है? स्टेयरिंग हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब ये कंडीशन जो होती है वो किसके कारण से होती है? सेलेनियम डेफिशिएंसी के कारण से। और ये सेलेनियम जो होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, एक्चुअली इसके केस जो देखे गए थे वो चाइना के अंदर केशन नाम की जगह जो है वहां के लोगों के अंदर देखा गया। ठीक है, वहां के लोगों के अंदर हार्ट जो है उसकी मायोकार्डियम जो है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम जो है वो देखी गई। उसके कारण से इसको क्या कर दिया? मेनली नाम दे दिया कैशन डिसीज नाम दे। बाकी ये होती है मिट्टी के अंदर सेलेनियम प्रेजेंस होता है, जो कि हार्ट जो है उसकी मायोकार्डियम के लिए नेसेसरी होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर चाहिए। इसके अलावा एक और वायरस होता है, उसके कारण से होता है। एक्चुअली ऐसा देखा गया कि सेलेनियम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके कारण से एक वायरस जो होता है उसका इन्फेक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। वो वायरस जो होता है वो हार्ट की मायोकार्डियम जो उसको डैमेज कर देता है, और उसके कारण से वहां पर क्या होता है? नेक्रोसिस की कंडीशन होती है। उसके कारण से हार्ट की मसल्स जो होती है या हार्ट फेलियर हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सेलेनियम डेफिशिएंसी। ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हो। आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा वो। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक? अगला क्वेश्चन जो है हिडन हंगर। द टर्म हिडन हंगर इज यूज्ड टू रेफर डेफिशिएंसी ऑफ, हिंदी में बोलूं मैं तो हिडन हंगर डिसीज जो है उस शब्द का इस्तेमाल जो है वो किसकी कमी के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सी जो होता है वो प्रोटीन है, डी है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब का मतलब क्या होता है?
छुपी हुई मतलब जिसमें सिम्टम जो थे वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। हिडन हंगर में मेनली क्या होता है, सिम्टम जो होते हैं वो नहीं दिखाई देते। सिम्टम नहीं दिखाई देते इसका मतलब क्या होता है कि सिम्टम जो होते हैं इसमें वो क्या होता है, देरी से नजर आता है, सिम्टम सीन डिले, देरी से सिम्टम जो होते हैं वो नजर आते हैं। उस प्रकार की डिसीज जो है वो हिडन हंगर के अंतर्गत आती है। अब हिडन हंगर डिसीज जो है वो किसके कारण से होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं सीधा इसका आंसर जो है वो देता हूँ। ये होता है मेनली माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी कमी के कारण से। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर मेनली कौन, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन में से वे विटामिन जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर चाहिए, ठीक है, जैसे विटामिन ए, ठीक है। मिनरल्स के अंदर बात करूं मैं तो आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम, फोलेट, ये क्या है मेनली माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर माने जाते हैं। और इनकी कमी के कारण से क्या होता है, मेनली सिम्टम जो होते हैं डेफिशिएंसी के वो एकदम से नजर नहीं आते, वो सिम्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नजर आते हैं, ठीक। उसके कारण से इनको नाम दे दिया गया, हिडन हंगर का नाम दे दिया। लेकिन साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है उसकी कमी के कारण से कौन सी डिसीज होती है, कैल्शियम की कमी के कारण से। तो आपको पता ही है कैल्शियम की कमी के कारण से कौन सी डिसीज होती है। कैल्शियम की कमी के कारण से जो डिसीज होती है वो होती है ओस्टियोपोरोसिस, हो सकता है एक तो। जो विटामिन डी जो है उसकी कमी के कारण से भी होती है ओस्टियोपोरोसिस। साथ ही साथ आपको याद रखना है बच्चों के अंदर रिकेट्स हो सकता है, ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आता है रिकेट्स के ऊपर। रिकेट्स जो है वो किसके कारण से होता है, विटामिन डी के कारण। या विटामिन डी की कमी के कारण से होने वाली डिसीज कौन सी है, इन्फेंट के अंदर या बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर तो रिकेट्स है। वही बड़ों के अंदर जो होती है उसको ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ये सभी डिसीज किसकी डिसीज कंडीशन होती है, बोन की। सबसे उसकी डिसीज कंडीशन है बोन जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है। सेकंड हमारा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण से जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं फाशी और कौर। फाशी और फाशी कौर करके नाम दिया गया प्रोटीन की कमी के कारण से। एक और होती है वो होती है प्रोटीन प्लस एनर्जी, जिसको हम कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको पूरा नाम कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और साथ ही साथ किसकी कमी होती है, एनर्जी। जो एनर्जी किससे मिलती है हमें, CHO से। तो प्रोटीन और CHO दोनों की कमी के कारण से जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं हम मेरास्मस, उसको मेरास्मस कहा जाता है। एक कंडीशन जो है ये हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के कारण से हाइपोकैल्सीमिया होता है और उसके कारण से टिटेनी हो सकती है। ये भी एग्जाम में कभी कभी MCQ आता है कि टिटेनी जो है वो किसके कारण से हो सकती है। पेशेंट इन पैलिएटिव केयर इज एक्सपीरियंसिंग पेन। पैलिएटिव केयर, ध्यान देना इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, पैलिएटिव केयर, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू, क्या बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेंगे इस पेशेंट के लिए। तो एक है गिव पेन मेडिकेशन ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, बी दिया गया है वेट अंटिल द पेशेंट आस्क फॉर पेन रिलीफ। अवॉइड पेन मेडिकेशन टू प्रिवेंट एडिक्शन, ओनली यूज नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। यहाँ हो सकता है सही आंसर इसका। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये पैलिएटिव केयर सब क्या होती है। पैलिएटिव केयर जो होती है वो क्या होती है, स्पेशल केयर होती है, ठीक है, फॉर वेरी सिक पर्सन। ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सिक पर्सन है या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो है जो बहुत ही ज्यादा सिक है या सीरियस है, सिक का मतलब सीरियस, सीरियस ठीक रहेगा, सीरियस शब्द जो होता है वो सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ, टर्मिनल एंड वाला पेशेंट जो होता है, एंड ऑफ लाइफ मतलब ऐसा पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्र है, उसके बाद उसके ऊपर ड्रग जो इफेक्टिव नहीं हो रही है या ऐसी कोई डिसीज कंडीशन में है जिसके कारण उसका ठीक होने की संभावना नहीं है, ठीक है। जस्ट उसको क्या हो रहा है, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। पैलिएटिव का मतलब क्या होता है, डिसीज कंडीशन क्योर नहीं होती है, जस्ट क्या होता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर डिसीज जो है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, सिम्टम जो है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ रिड्यूस किया जा रहा है। जस्ट वो वाली केयर जो होती है वो पैलिएटिव केयर कहलाती है।
डिसीज को ठीक नहीं किया जा सकता, लक्षणों को कम किया जा सकता, ठीक है। और ये ज़्यादातर एंड ऑफ लाइफ होता है या ओल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन है, सीरियस इल पेशेंट, उसको दी जाती है। अब उस पे दौरान क्या हो रहा है, वो यदि पेन फील कर रहा है, पैलिएटिव केयर के दौरान क्या कर रहा है, पेन फील कर रहा है, तो नर्स क्या कर सकती है, तो क्या कर सकती है, आप खुद सोचो क्या कर सकती है। नॉन फार्माकोलॉजिक मेथड, पैलिएटिव केयर के अंदर नॉन फार्माकोलॉजिक मेथड जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट जो होता है, सीवियर करता है, तो उस समय नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते, ठीक है। अवॉइड पेन मेडिकेशन टू प्रिवेंट एडिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो उसको पेन मेडिकेशन जो है वो अवॉइड तो नहीं कर सकते हम, उसको तो देनी है, ठीक है। एडिक्शन की जहाँ तक बात आती है तो अब तो मतलब ही नहीं रहा, ऑलरेडी मरने वाला है वो, तो डेथ होने वाली है, अब कहाँ एडिक्शन का सोचेंगे हम। जैसे कैंसर का पेशेंट है कोई, 2 महीने पर 10 दिन बाकी है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, अब उसको एडिक्शन नहीं हो जाए उसके लिए मॉर्फिन नहीं देते, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसको उस समय मॉर्फिन जो है वो दी जाती है, चाहे एडिक्शन हो उसके, ठीक है। तो एक तो ये होता है एडिक्शन जो है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। वेट अंटिल द पेशेंट आस्क फॉर पेन रिलीफ, ये भी, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्या कर रहा है, पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है, पेन फील कर रहा है, पेन दर्द हो रहा है, तो पेशेंट तो कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, वेट तो कर नहीं सकते कि मेरा दर्द ठीक करो उसके लिए, ठीक। तो ये भी आंसर क्या होगा, गलत। इसका सिंपल आंसर जो है वो है गिव पेन मेडिकेशन ऑन ए रेगुलर शेड्यूल। नर्स टर्मिनली इल पेशेंट जो होता है, या फिर ऐसा पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहता है, जैसा शेड्यूल है पेन मेडिकेशन का, उस शेड्यूल के हिसाब से क्या होता है, उसको मेडिकेशन जो है वो देनी है। फिर भी अगर नहीं होता है तो डॉक्टर जो है उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, आस्क करना है उसको, ठीक है। तो ये मेनली होता है टर्मिनली इन पेशेंट जो है या सीरियस पेशेंट जो, उसके अंदर पैलिएटिव केयर। तो आंसर रहेगा करेक्ट हमारा, वो रहेगा गिव मेडिकेशन ऑन ए रेगुलर शेड्यूल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये रहा, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ए टोकोफेरोल है, बी यहाँ फाइटोनाडियोन है, सी राइबोफ्लेविन है, और डी है कैल्सीफेरोल। टोकोफेरोल जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है विटामिन के लिए, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो यूज किया जाता है वो है विटामिन B1 के लिए, और कैल्सीफेरोल जो यूज किया जाता है वो विटामिन डी के लिए, और फाइटोनाडियम यूज किया जाता है वो है विटामिन के लिए। अब ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा विटामिन जो होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो होता है वो असेंशियल होता है या हेल्प करता है। इसका सही आंसर जो है वो है विटामिन के। ये पता ही आप लोग, विटामिन के जो होता है, ठीक, विटामिन के जो होता है वो असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। अब ये क्लोटिंग फैक्टर क्या है, तो इसके बारे में ब्लड का जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ कि ब्लड के अंदर या 13 प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिनका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है, और ये क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। फाइनली इसके कारण से क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है तो वार या चोट लगने पर वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, कुछ समय बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। रुकने के कारण क्या होता है, वहां पर क्या बनता है, क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है। उसके कारण से ये थक्का बनने के लिए 13 प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक्चुअली ये एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं जो लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक। इनका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, और फाइनली वहां पर क्लोट बनता है। अब इनमें से भी कुछ प्रोटीन फैक्टर होते हैं, उसके लिए क्या होता है, विटामिन के जो होता है, विटामिन के वो क्या होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। वो कौन कौन से फैक्टर है, मेनली एक तो सेकंड फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो है 7th, ठीक है। एक जो फैक्टर होता है वो होता है 9th, और एक होता है 10th, 10वां फैक्टर। इनके निर्माण के लिए विटामिन के जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक। यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये प्रोटीन फैक्टर जो है वो क्या होंगे, बनेंगे नहीं। और ये अगर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग जो होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। और ब्लड अगर क्लॉटिंग नहीं होती है तो उसके कारण से क्या हो सकता है, चोट लगने पर ब्लड स्टॉप होना चाहिए, वो नहीं होगा। और ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगी, इसके कारण से ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, मतलब ब्लीडिंग होगी।
रक्त स्राव हो सकता है उसके कारण। विटामिन के जो होता है वो क्या होता है, असेंशियल होता है। ठीक? नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन के जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता। एक्चुअली विटामिन के जो होता है वो इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। नवजात बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, मतलब वो बैक्टीरिया नहीं होते। वहाँ बैक्टीरिया नहीं होने के कारण से उनमें विटामिन के का निर्माण नहीं होता है, विटामिन के नहीं बनता है, उसके कारण से उनको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि न्यूबॉर्न जो होता है, न्यूबॉर्न, नियोनेट इसको कहते हैं अपन, नियोनेट, उसके अंदर विटामिन के 1 जो होता है, विटामिन के 1 वो क्या करते हैं, जन्म के तुरंत बाद उसको इंजेक्ट किया जाए या दिया जाता है। विटामिन के 1 दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डोज का क्या रहता है, यदि वेट जो है वो 1 kg से एबो है, 1 kg से एबो है, तो फिर इसका डोज जो रहता है वो रहता है 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और यदि वेट जो है वो 1 kg से क्या है, बिलो है, कम है, तो उस कंडीशन में 0.5 मिलीग्राम जो है वो इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, डोज जो है वो हो जाएगा विटामिन के 1। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। जीका वायरस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए एनोफिलिस मॉस्किटो, बी दिया गया यहाँ पर एडिस एजिप्टी जो है वो, सी दिया क्यूलेक्स, और डी दिया है वो है टेस्टी फ्लाई जो है उसके द्वारा। जो मॉस्किटो जो है उसके द्वारा जो डिसीज ट्रांसमिट होती है उसका नाम है मलेरिया। फीमेल एनोफिलिस या मादा एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसके द्वारा मलेरिया ट्रांसमिट होता है, मलेरिया होता है उसके द्वारा। क्यूलेक्स की अगर बात करूं मैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उसके कारण से जो ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है वो है फाइलेरिया। फाइलेरियासिस होता है, फाइलेरिया ट्रांसमिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, ये भी अलग से एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकता है। ठीक? इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस करके इन्फेक्शन होता है, वायरस जेई, वो ट्रांसमिट हो सकता है क्यूलेक्स के कारण से। टेस्टी फ्लाई जो होता है इसके कारण से एक ट्रांसमिट होने वाली डिसीज कंडीशन जो है वो है स्लीपिंग फीवर। स्लीपिंग फीवर जो है या स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस करके कंडीशन होती है, ठीक है, वो मेनली किसके कारण से होती है, टेस्टी फ्लाई के कारण से फैलती। तो ये 3 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो तुमने तीनों का बता दिया किससे क्या होता है, रहा क्या, एडिस। तो इसका सब सही आंसर जो है वो रहेगा एडिस एजिप्टी। जिका वायरस जो होता है वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो होता है उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। एडिस मॉस्किटो के द्वारा जीका वायरस के अलावा भी डिसीज कंडीशन जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ये कौन कौन सी होती है ये पता ही है आपको, मोस्ट कॉमन डेंगू, ये याद रखना, डेंगू जो होता है वो जीका एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। इसके अलावा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है वो भी एक और डिसीज कंडीशन है, येलो फीवर। येलो फीवर जो है वो भी एडिस मॉस्किटो जो है उसके द्वारा फैलती है। ये मेन एक तो याद रखना है, ये सभी क्या हो जाएगी, वेक्टर बोर्न डिसीज, वेक्टर बोर्न डिसीज। ये एग्जाम में ये भी आ सकता है कि नेम द वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज कौन कौन सी है, ये मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाली डिसीज। इसमें एक और रहा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है उसके द्वारा कौन सी डिसीज होती है, तो आपको पता ही है, डिसेंट्री। डिसेंट्री जो होती है वो मेनली कोलेरा। ये हाउस फ्लाई जो है उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। तो ये एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन जो एमसीक्यू वो आ सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यूलेक्स मॉस्किटो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिस मॉस्किटो भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मलेरिया एनोफिलिस के कारण से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपके एक और क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर बढ़ते हैं अपन अगले। Which of the following is the most common early sign of hypovolemic shock? मतलब निम्न में से हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्ली साइन क्या होगा, हाइपरटेंशन, ए, बी टेकिकार्डिया, सी ब्रेडिकार्डिया, डी साइनोसिस। का जो सही आंसर जो है अपन 1 बाय 1 एलिमिनेट करेंगे। पहले तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है वो समझो कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है।
हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोवोलेमिया हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यदि ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो क्या ब्लड फ्लो क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो। ब्लड ही कम है तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा? कम होगा। और जब ब्लड फ्लो कम हो रहा है, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड कम हो गया तो ब्लड की मात्रा कम है तो बॉडी को ब्लड फ्लो भी क्या होगा? कम होगा। जब बॉडी को ब्लड फ्लो कम होगा, टिश्यू को ब्लड कम मिलेगा तो उसके कारण से क्या होगा? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होते तुरंत क्या होगा? इंक्रीज डिमांड। डिमांड जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ब्लड की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे ब्लड की डिमांड इंक्रीज होगी, मेनली क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम सिस्टम खास करके किसके अंदर? कार्डियोवास्कुलर सेंटर है हमारा बॉडी के अंदर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन मेडुला। कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो होता है मेडुला के अंदर, मेनली क्या होता है? मेनली कि ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ब्लड टिश्यू को ब्लड फ्लो कम मिला। ठीक है, सेकंड चीज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होगा? ब्लड का ज्यादा हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड हो जाएगा। इससे ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होते ही ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट होंगे, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है इसको क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। साथ ही साथ टिश्यू जो है वो डिमांड क्या होगा? बढ़ा देगा। उसके कारण से क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स। फोर्स और हार्ट रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज होना उसको हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया सिंपल है, इसका आंसर आ गया हमारे सामने कि हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया। बाकी ऑप्शन की अगर बात करते हैं अपन, हाइपोवोलेमिक हो रहा है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो रहा है? हाइपो हो रहा है, कम हो रहा है। तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। मतलब ब्लड प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। हाइपोवोलेमिया में क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रिड्यूस होता है, ये याद रखना है। डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर कम होगा, कभी बढ़ेगा नहीं, कम होता है। तो हाइपरटेंशन तो हो ही नहीं सकता। ब्रेडिकार्डिया जो होता है, ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है? ऑलरेडी डिमांड क्या है? बढ़नी है। उल्टा ऑलरेडी हार्ट रेट कम हो जाएगी तो ब्लड फ्लो ऑलरेडी कम होगा। एक तरफ से तो वॉल्यूम कम है, एक तरफ से हार्ट रेट कम हो गई, और ज्यादा क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया भी इसका आंसर नहीं होगा। साइनोसिस जो होता है वो होता है मेनली लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण से। ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलने के कारण से होता है साइनोसिस। तो मेन जो होगा अर्ली साइन वो क्या हो सकता है? टैकीकार्डिया। ये साइन क्या होगा? लेट नजर आएगा, आएगा भी तो बहुत ही लेट नजर आएगा। जब लंग्स के अंदर ब्लड कम जाएगा, ऑक्सीजनेशन कम होगा, तब ये साइन जो होगा वो नजर आएगा। बहुत ही लेट की साइन जो होता है वो नजर आता है। तो साइनोसिस जो है वो भी नहीं होगा। आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है उसका क्या होना? इंक्रीज होना, एबो किससे ज्यादा होना? 100 बीट पर मिनट। ठीक है, आइडियली जो मानी जाती है आपने देखा होगा वो 70 से 80 बीट पर मिनट है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी बुक में क्या है? 70 से 100 भी उसको मानते हैं। तो 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो वो टैकीकार्डिक कंडीशन। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। बढ़ते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज इज। हिपेरिन जो है उसके लिए एंटीडोज क्या होगा? ऑप्शन है विटामिन के, बी है प्रोटामिन सल्फेट, सी है नलोक्सोन, डी है एट्रोपिन। तो समझना पड़ेगा हिपेरिन, हिपेरिन क्या चीज है? तो हिपेरिन जो होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली रिलीज किया जाता है टिश्यू के सेल के द्वारा और बेसोफिल के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये होता है एंटीकोगुलेंट।
ब्लड क्लॉटिंग जो है, थ्रोम्बोसिस, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग बन रही है, इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, हिपेरिन नहीं होता तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ही क्लॉट जो बनते रहते हैं, वो क्लॉट जो है तो वो आर्टरी को ब्लॉक करते रहते हैं, और व्यक्ति जो है उसको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता, या स्ट्रोक हो जाता, या ब्लड फ्लो जो है टिश्यू को कम हो जाता है। लेकिन हिपेरिन क्या करता है, अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट होते हैं उनको बनने नहीं देता है। ठीक है, ये हिपेरिन जो होता है वो मेनली क्या करता है, एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता। नॉर्मल अगर देखें तो क्या होता है, शॉर्ट में डिटेल में नहीं जा रहे, शॉर्ट में अगर बात करें तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो होता है उसको किसमें बदल देता है, फाइब्रिन थ्रेड के अंदर। और उसके बाद क्या होती है, क्लॉटिंग होती है। ये नॉर्मल शॉर्ट में मैकेनिज्म बताइए, हालांकि ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हिपेरिन जो होता है वो किस पे एक्ट करता है, इस पर एक्ट करता है और इस पर एक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, मेनली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता, या थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट करता है आगे का प्रोसेस उसको भी क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, तो थ्रोम्बिन को बनने नहीं देता है। तो थ्रोम्बिन नहीं बना तो ब्लड क्लॉट जो है वो होता नहीं है। इस प्रकार से एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ओवरडोज यदि हो जाता है तो क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब बहुत ज्यादा क्या मात्रा में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। हिपेरिन जो होता है वो क्या करता है, ये बाइंड होता है कोवलेंट फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, खास करके 10 फैक्टर जो होता है उसके साथ ये क्या होता है, बाइंड होता है, उसके साथ बाइंड होकर उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो मेन चीज क्या होगी, हिपेरिन जो होता है उसका ओवरडोज हो गया, ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, यहाँ ब्लड की क्लॉट बनेगा नहीं, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या दिया जाना पड़ेगा उसको, एंटीडोट। ऐसी चीज जो क्या करे, हिपेरिन जो होता है उसको ही क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, उसको ही क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो ऐसी चीज जो है वो दी जाती है। ऐसी चीज के अंदर क्या दिया जाएगा, विटामिन के की अगर बात करूं मैं, विटामिन के क्या है, तो विटामिन के जो होता है वो मेनली क्या करता है, कोगुलेंट है। क्या है, कोगुलेंट, कोगुलेंट होता है। ये मेनली एंटीडोट होता है वारफेरिन का। ठीक है, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, ये याद रखना। विटामिन के किसका एंटीडोट है, वारफेरिन जो होता है उसका एंटीडोट होता है। वारफेरिन जो है वो क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। वारफेरिन जो है वो क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। सेकंड अगर बात करूं मैं नेलोक्सोन, तो नेलोक्सोन क्या है, नेलोक्सोन जो होता है वो एंटीडोट होता है ओपियोइड का। ओपियोइड ड्रग जो होती है उसका एंटीडोट होता है, नेलोक्सोन जो होता है वो ओपियोइड का एंटीडोट। ये याद रखना है, विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट है, नेलोक्सोन ओपियोइड जो है उसका एंटीडोट होता है। ओपियोइड जो है उसका ओवरडोज जो है उसको, या ओपियोइड जो है इसका इफेक्ट को क्या करता है, ये बंद करने का काम करता है। क्योंकि एट्रोपिन जो होता है, एट्रोपिन वो किसका है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो है उसका एंटीडोट होता है, एट्रोपिन जो होता है वो उसका एंटीडोट। ये जिसका एंटीडोट की बात की है हमने कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नेलोक्सोन ओपियोइड को न्यूट्रलाइज करता है, विटामिन के वारफेरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। तो रहा क्या हमारे पास ऑप्शन, प्रोटामिन सल्फेट। इसका जो आंसर जो रहेगा हिपेरिन ओवरडोज, उसमें क्या दिया जाता है, प्रोटामिन सल्फेट दिया जाता है। ये प्रोटामिन सल्फेट जो होता है वो क्या करता है, हिपेरिन के साथ क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है, बाइंड एंड न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है ये, न्यूट्रलाइज इफेक्ट। इसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो होता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसके साथ बाइंड उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन जो है वो।